गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन हम शुरू करेंगे। सेक्शन है बेटा आपका सेक्शन 35, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 35। चलो हेडिंग लिखो बेटा मेरे साथ, सेक्शन 35। अच्छा, सेक्शन 35 किस चीज का है बेटा? एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। तो बेटा सेक्शन 35 जो है वो सबसे पहली बात क्या कहता है? सेक्शन 35 कहता है कि साइंटिफिक रिसर्च कौन कर रहा है? साइंटिफिक रिसर्च कौन कर रहा है? साइंटिफिक रिसर्च कौन कर रहा है? तो बेटा सेक्शन 35 कहता है कि साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 35 कहता है कि साइंटिफिक रिसर्च या तो असेसी खुद कर रहा है, मतलब मैं अपने बिजनेस के लिए साइंटिफिक रिसर्च खुद कर रहा हूं, मतलब साइंटिफिक रिसर्च कौन कर रहा है? बाय असेसी हिमसेल्फ। तो साइंटिफिक रिसर्च कौन कर रहा है? असेसी खुद कर रहा है। और ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक अगर मैं खुद साइंटिफिक रिसर्च कर रहा हूं तो किसके बिजनेस के रिस्पेक्ट में साइंटिफिक रिसर्च कर रहा हूंगा? पड़ोसी के बिजनेस के रिस्पेक्ट में बेटा नहीं, खुद के बिजनेस के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं खुद साइंटिफिक रिसर्च कर रहा हूं तो अपने बिजनेस के रिस्पेक्ट में ही कर रहा हूंगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ ओन बिजनेस। तो मैं खुद साइंटिफिक रिसर्च कर रहा हूं खुद के बिजनेस के रिस्पेक्ट में, इन रिस्पेक्ट ऑफ ओन बिजनेस। समझ आ रहा है बेटा? इसे हम ना एक नाम और देते हैं, इसे हम नाम देते हैं इन हाउस रिसर्च। इन हाउस रिसर्च मतलब क्या? अपने ही घर में रिसर्च चल रही है बेटा। असेसी अपने ही घर में रिसर्च कर रहा है, अपने ही बिजनेस के रिस्पेक्ट में, मतलब इन हाउस रिसर्च। तो बेटा पहला पॉइंट क्लियर हुआ है, साइंटिफिक रिसर्च कौन कर रहा है? असेसी खुद कर रहा है, खुद के बिजनेस के रिस्पेक्ट में। तो इसे हम क्या कहते हैं? इन हाउस रिसर्च। मतलब जो रिसर्च है वो असेसी के खुद के घर में चल रही है, खुद के बिजनेस के रिस्पेक्ट में। ठीक है? तो या तो साइंटिफिक रिसर्च असेसी खुद कर रहा है, और दूसरा केस क्या है? पेड टू आउटसाइड एजेंसी। पेड टू आउटसाइड एजेंसी। तो बेटा एक बात सोचो, रिसर्च कौन कर सकता है बेटा? दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो रिसर्च मैं खुद कर रहा हूं, या मैं किसी आउटसाइड एजेंसी को पैसा दे के रिसर्च करवा रहा हूं। दो ही बातें हैं ना बेटा, या तो मैं रिसर्च खुद कर रहा हूं, ठीक है, या मैं किसी आउटसाइड एजेंसी को पैसा दे के रिसर्च करवा रहा हूं। ठीक है? हां बेटा, यहां पर उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही है कि इस केस में ना, जहां पर आप आउटसाइड एजेंसी को पैसा दे के रिसर्च करवा रहे हो, वहां पर फर्क नहीं पड़ता कि वो रिसर्च आपके बिजनेस से के रिलेशन में है या नहीं। तो वेदर और नॉट
इन रिस्पेक्ट ऑफ वेदर और नॉट, इन रिस्पेक्ट ऑफ assessee's ओन बिजनेस। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है इस केस में कि वो रिसर्च किस रिस्पेक्ट में है, असेसी के बिजनेस के रिस्पेक्ट में है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हुआ बेटा? तो मेरे को एक बार दोबारा बता दो, रिसर्च कौन कौन कर सकता है? या तो असेसी खुद कर रहा है खुद के बिजनेस के रिस्पेक्ट में, या असेसी बाहर किसी एजेंसी को देके, पैसा देके रिसर्च करवा रहा है, फर्क नहीं पड़ता वो खुद के बिजनेस के रिस्पेक्ट में पैसा दे रहा है या किसी और पर्पस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। बात समझ आई है? ठीक है, चलो अब आते हैं ए केस पे, इन हाउस रिसर्च। इन हाउस रिसर्च बेटा, इन हाउस रिसर्च का मैंने क्या मतलब बताया था? इन हाउस रिसर्च का मतलब है असेसी अपने घर में अपने बिजनेस के रिस्पेक्ट में रिसर्च खुद कर रहा है, किसी आउटसाइड एजेंसी को पैसा देके रिसर्च नहीं करवा रहा है, खुद रिसर्च कर रहा है। इन हाउस रिसर्च, पहले मैं आपको रीडिंग करवाऊंगा फिर हम इसे समझेंगे। कॉपी कर लिया यहां तक? आओ मेरे साथ, देखो बेटा, बाय असेसी हिमसेल्फ इन हाउस रिसर्च। बेटा यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त है, दिस रिसर्च मस्ट बी रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द असेसी। तो कंडीशन क्या है? मस्ट बी रिलेटेड टू द बिजनेस, टू द बिजनेस ऑफ असेसी। तो ये रिसर्च असेसी के बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट शर्त है बेटा। ठीक है, चलो बेटा अभी चार्ट आपको बाद में बनवाऊंगा, पहले समझते हैं इन हाउस रिसर्च। देखो बेटा अपना उन्होंने यहां पर क्या कहा, जो रिसर्च होती है ना, जो रिसर्च होती है वो दो समय पे होती है, दो समय पे। कौन से दो समय पे रिसर्च होती है? एक तो रिसर्च होती है बिजनेस शुरू होने से पहले, तो एक रिसर्च तो हो रही है बिजनेस शुरू होने से पहले, और एक रिसर्च होती है बिजनेस शुरू होने के बाद। तो बेटा एक रिसर्च तो होती है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस शुरू होने से पहले, और एक रिसर्च होती है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस शुरू होने के बाद। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं बेटा, बिजनेस शुरू होने से पहले रिसर्च, जैसे बिजनेस शुरू करा जाए या ना करा जाए। अच्छा, बिजनेस शुरू करा जाए तो किस चीज का बिजनेस शुरू किया जाए? अच्छा, बिजनेस कहां पर शुरू करा जाए, लोकेशन क्या होगी? ठीक है, अच्छा कौन कौन से किस एज के कस्टमर्स को आप केटर करना चाहते हो, ये सब रिसर्च बेटा कहां पर होती है? बिजनेस शुरू होने से पहले। ठीक है, अच्छा फिर रिसर्च आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का क्या मतलब हुआ? जैसे बेटा एग्जांपल, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, अब मैं अपने बिजनेस की ग्रोथ करना चाहता हूं, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूं, तो अब मैं रिसर्च करूंगा क्या मुझे नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या इस नए प्रोडक्ट की वजह से एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? किस तरह के कस्टमर्स को मैं कैटर करना चाहता हूं, किस एज ग्रुप के कस्टमर्स के लिए मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, तो ये सब रिसर्च आप करते हो आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो रिसर्च बेटा दो समय पे होती है, रिसर्च
दो समय पे होती है, दो समय पे। एक रिसर्च होती है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है, और एक रिसर्च होती है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो एक रिसर्च हो रही है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और एक रिसर्च हो रही है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो रिसर्च बेटा दो ही समय पे है, बिजनेस शुरू होने से पहले या बिजनेस शुरू होने के बाद, ठीक है। साथ साथ चार्ट बनाएंगे। चलो आगे आओ, आगे। अब पहले देखो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बेटा एक बात याद रखना, सुनो एक बात याद रखना, आप रिसर्च बिजनेस शुरू होने से पहले करो या आप रिसर्च बिजनेस शुरू होने के बाद करो, खर्चे एक्सपेंडिचर दो ही इंकर होते हैं बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मुझे एक बात बता दो, मैं रिसर्च बिजनेस शुरू होने से पहले करूं या मैं बिजनेस शुरू होने के बाद करूं, खर्चे दो ही इंकर होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप रिसर्च बिजनेस शुरू होने से पहले करो या आप रिसर्च बिजनेस शुरू होने के बाद करो, खर्चे दो ही इंकर होंगे बेटा, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे ही आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रिसर्च करते हो तो भी खर्चे दो ही हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एक बात याद रखना, आप रिसर्च बिजनेस शुरू होने से पहले करो या बिजनेस शुरू होने के बाद करो, खर्चे आप दो ही इंकर करते हो बेटा। कौन कौन से दो? या तो आप इंकर करोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या आप इंकर करोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो खर्चे दो ही इंकर होंगे, रेवेन्यू या कैपिटल। बात समझ आई? ठीक है, कॉपी करते रहो। चलो अब ध्यान से देखना है बेटा। बेटा पहले ना इस पे आओ, पहले लास्ट पे आओ। बेटा उन्होंने कहा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। मतलब जितने रुपए का खर्चा किया है उतने रुपए का डिडक्शन। किसका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। जैसे आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए बेटा कोई स्टाफ रखा हुआ है, उसको सैलरी पे करी, या आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कुछ मटेरियल खरीदा, 100% डिडक्शन मिलेगा बेटा। जितने रुपए का खर्चा है उतने रुपए का डिडक्शन। अगर आपने खर्चा किया 5 लाख का, डिडक्शन 5 लाख का। खर्चा 10 लाख का किया, डिडक्शन 10 लाख का। पॉइंट क्लियर हुआ? तो मैंने क्या कहा? सेक्शन 35 कहता है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने किया है उसका 100% डिडक्शन मिलेगा। 100% डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? तो आपने जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर किया है उसका क्या मिलेगा? 100% डिडक्शन। 100% डिडक्शन आपको मिलेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, अब सुनना जो मैं कहूंगा, ध्यान से सुनना बेटा। बेटा अब ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। मेरे को एक बात बताओ, आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
कब इंकर करा? बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस शुरू होने से पहले किया है ना। और उन्होंने कहा आपको 100% डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैंने 5 लाख रुपए का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर किया बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो मुझे 5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा, है ना। बेटा एक बात बताओ, लॉजिकल बात, डिडक्शन मिलने का मतलब क्या होता है? पीजीबीपी की पहली क्लास याद करो। डिडक्शन मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ? ये 5 लाख आप पीएल में, ये 5 लाख आप पीएल में डेबिट कर सकते हो, यही तो मतलब हुआ। डिडक्शन मिलने का मतलब क्या होता है? 5 लाख का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने इंकर किया है उसे पीएल में डेबिट कर सकते हो। लेकिन बेटा सोच के देखो, ये 5 लाख खर्चा किया कब? बिजनेस शुरू होने से पहले। और पीएल बनेगा कब? बिजनेस शुरू होने के बाद। बेटा पीएल बिजनेस शुरू होने से पहले कैसे बनेगा? पीएल तो बिजनेस शुरू होने के बाद ही बनेगा ना। मैं आपको एक छोटा सा अगर इसका एग्जांपल दूं, ये देखो एग्जांपल, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बेटा बिजनेस शुरू हुआ 1 अप्रैल 20 को, बिजनेस शुरू हुआ 1 अप्रैल 20 को, ठीक है। आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर किया, इंकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च इन पता है बेटा कौन से साल में आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर किया? 1920 प्रीवियस ईयर में। और बिजनेस शुरू हुआ है 2021 प्रीवियस ईयर में, ठीक है। कितने रुपए का खर्चा इंकर करा? 5 लाख रुपीस का। आपने 5 लाख रुपीस का एक्सपेंडिचर इंकर किया, ठीक है बेटा, क्लियर। अब सुनो बेटा, सेक्शन 35 जो था, सेक्शन 35 ने कहा कि आपने जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर किया है ऑन साइंटिफिक रिसर्च बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 5 लाख का, उसका मिलेगा आपको 100% डिडक्शन। तो सेक्शन 35 के हिसाब से आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? कितने रुपए का खर्चा किया था? 5 लाख का, उसका 100%, मतलब 5 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिलेगा इस खर्चे का, ठीक है। समझ आ गया? 5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा। पहले मेरे को बताओ ये बात समझ आई? लेकिन मेन बात है बेटा, ये 5 लाख का डिडक्शन कौन से ईयर में मिलेगा? बेटा 5 लाख का डिडक्शन कौन से ईयर में मिलेगा? ठीक है बेटा, एक बात बताओ, सुनो, वैसे ये 5 लाख का खर्चा किया कौन से साल में था? 19-20 में। लेकिन बेटा इसका डिडक्शन 19-20 में नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता सर? क्योंकि बेटा डिडक्शन मिलता है पीएल से, पीएल में डिडक्शन मिलता है। और पीएल कौन से साल में बनेगा? बेटा बिजनेस शुरू होने से पहले पीएल थोड़ी ना बनता है, बिजनेस शुरू होने के बाद पीएल बनता है। तो आपने बिजनेस शुरू किया 2021 में, तो कौन से साल में पीएल बनेगा? पहला पीएल कौन से साल में बनेगा? बेटा 2021 में बनेगा ना, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 1920 में इसका डिडक्शन कैसे मिल सकता है? बेटा बात समझ आई? तो इस 5 लाख का डिडक्शन आपको कौन से ईयर में मिलेगा? इन द ईयर इन विच बिजनेस, in the year in which business is commenced, that is year 2021।
तो एक बात याद रखना, इस 5 लाख का डिडक्शन उस साल में नहीं मिलेगा जिस साल में ये खर्चा इंकर किया है, बल्कि उस साल में मिलेगा जिस साल में बिजनेस शुरू हुआ है, इन द ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस्ड। बेटा बात समझ आई? ठीक है, मैं आगे लिख देता हूं, इसके आपके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड नॉट इन द ईयर in which expenditure is incurred, and not in the year in which expenditure is incurred. Not in the year in which expenditure is incurred. तो उस साल में डिडक्शन नहीं मिलेगा जिस साल में खर्चा किया है, उस साल में डिडक्शन मिलेगा जिस साल में बिजनेस शुरू हुआ है। कॉपी कर लो, ठीक है। चलो बेटा ये देखो, तो मेरे को बताओ इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन मिलेगा कौन से ईयर में, बताओ? इन द ईयर इन विच, in the year in which business is commenced, जिस साल में बिजनेस शुरू किया है उस साल में मिलेगा बेटा डिडक्शन। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, समझ आया? इन द ईयर इन विच बिजनेस इज commenced, ठीक है। अच्छा, अब रही बात बेटा इसकी, बताओ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने कब इंकर किया था? आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो गवर्नमेंट ने कहा इसका भी आपको क्या मिलेगा? 100% डिडक्शन मिलेगा। फिर से वही बात, कौन से साल में मिलेगा बेटा? अपने आप सोचो, ये साइंटिफिक रिसर्च, ये खर्चा आपने किया है बिजनेस शुरू होने के बाद, तो बेटा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। सोचो ना, अगर कोई खर्चा साइंटिफिक रिसर्च पे मैंने 2021 में करा, 2021 में, बिजनेस शुरू होने के बाद किया है खर्चा 2021 में, तो डिडक्शन कौन से साल में मिल जाएगा बेटा? 2021 में मिल जाएगा ना। 2021 का पीएल बनेगा, उसमें से डिडक्शन ले लेना। अच्छा, अगर कोई खर्चा मैंने 21-22 में करा तो उसका डिडक्शन 21-22 में मिल जाएगा, 21-22 के पीएल से। अच्छा, 22-23 में करा तो उसका डिडक्शन 22-23 में मिल जाएगा, 22-23 के पीएल से। तो यहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी, यहां पर आपको डिडक्शन मिल जाएगा इन द ईयर इन विच एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड। तो जिस साल में खर्चा किया है उस साल में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सब मेरे को बताओ बेटा, समझ आई ये बात? ये तो डिस्कशन हो गया बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ठीक है। अब यही सेम बात बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए वर्ड टू वर्ड। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर किया है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो आपको इसका 100% डिडक्शन मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का, सिवाय एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के। बेटा अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए लैंड खरीदा है ना, लैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लैंड खरीदा है तो लैंड का डिडक्शन नहीं मिलता। हां, आप कोई असेट खरीदते हो अदर देन लैंड तो उसका 100% डिडक्शन है। तो एक्सेप्ट लैंड, तो लैंड का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है, ठीक है बेटा। अच्छा, अपने आप बताओ ये 100% डिडक्शन कौन से साल में मिलेगा? वही सेम बात, इन द ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस्ड। तो जिस साल में बिजनेस शुरू हुआ है उस साल में ले लो, ठीक है, क्लियर। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर किया है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस
तो उसका भी 100% डिडक्शन मिलेगा, एक्सेप्ट किसका नहीं मिलेगा? लैंड का नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट लैंड। कौन से ईयर में मिलेगा? जिस साल में खर्चा इंकर किया है। इन द ईयर इन विच एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड। जिस साल में खर्चा किया है उस साल में डिडक्शन ले लो। लो बेटा, मुझे बताओ, समझ आइए बेटा बात सबको? कॉपी करो इसे। तो बेटा जो खर्चा आपने बिजनेस शुरू होने से पहले किया है उसका डिडक्शन कब मिलेगा? जिस साल में बिजनेस शुरू हुआ है। और अगर आपने खर्चा इंकर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस किया है तो जिस साल में खर्चा किया है उस साल में डिडक्शन मिल जाएगा आपको। समझ आ गया? अभी एक बात बेटा और है। अब मेरी ना एक छोटी सी बात बेटा सुनना, एक एग्जाम्पल जरा देखना। मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू कर रहा हूं। एग्जाम्पल है सेम एज अबव। देखो बेटा, ये बनाना। बेटा एक बात बताओ, बिजनेस कब शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 20 को। तो मैं यहां पर डेट मार्क कर रहा हूं, 1 अप्रैल 20। ये कौन सी डेट है? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। डेट ऑफ कमेंसमेंट है ना? चलो मेरी बात ध्यान से सुननी है बेटा, जो मैं बोलूंगा सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। अब क्या हुआ, हम लोग ना, मैं जो हूं, मैं बेटा 2005-6 से 2005-6 से 2005-2006 से रिसर्च कर रहा हूं, ठीक है, कि बिजनेस शुरू किया जाए ना जाए, करा जाए तो कौन सा करा जाए, प्रोडक्ट क्या होगा, लोकेशन क्या होगी, वगैरह वगैरह। कौन से साल से करता आ रहा हूं बेटा रिसर्च? 2005-6 से। और बिजनेस शुरू कब किया? 2021 में, मतलब 15 साल के बाद, ठीक है। तो आपने 15 साल में बहुत सारे खर्चे इंकर करे होंगे। जैसे मैं यहां पर कुछ मार्क कर देता हूं, कुछ साल, 5-6 ऐसे ही, फिर बीच सारे नहीं लिख रहा हूं, 8-9 है ना, ऐसे ही फिर 12-13, ऐसे ही फिर 17-18 और ऐसे ही फिर 19-20। तो मैंने इन सालों में ना साइंटिफिक रिसर्च पे कुछ खर्चा किया था। 2 लाख रुपए का खर्चा, 1.5 लाख रुपए का खर्चा, 3 लाख रुपए का खर्चा, 3.5 लाख रुपए का खर्चा और 5 लाख रुपए का खर्चा। ये मैंने कुछ खर्चा किया था साइंटिफिक रिसर्च पे इन सालों में, ठीक है, समझ आया? अब मैंने गवर्नमेंट से कहा कि मैंने बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मैंने साइंटिफिक रिसर्च पे कितना एक्सपेंडिचर इंकर किया बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस? 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 3.5, 5, 15 लाख रुपए का खर्चा मैंने इंकर किया है साइंटिफिक रिसर्च पे 15 सालों में, ठीक है। मुझे इस 15 लाख का क्या चाहिए? डिडक्शन चाहिए अंडर सेक्शन 35। और यही तो ये सेक्शन कहता है कि आपने
जो भी खर्चा इंकर किया है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस उसका 100% डिडक्शन मिलता है। तो मैंने 15 लाख रुपए का खर्चा इंकर करा बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो कितना डिडक्शन मिलना चाहिए? 15 लाख का। गवर्नमेंट ने कहा पागल है क्या, ये रिसर्च 15 साल, ऐसी कौन सी रिसर्च है जो तू 15 सालों से बैठ के कर रहा है? ऐसी कौन सी रिसर्च होती है 15 सालों से जो खत्म ही नहीं हो रही है? पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ सबको? तो बेटा गवर्नमेंट का कहना क्या है कि हम पिछले 15 सालों के खर्चों का डिडक्शन नहीं दे सकते। 15 सालों की कोई रिसर्च होती है क्या? भाई तूने कोई नया प्लैनेट इन्वेंट कर दिया क्या? कोई नया ग्रह रिसर्च किया है क्या? नहीं ना। प्रोडक्ट ही तो, बिजनेस कौन सा करना है, लोकेशन क्या है, प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए, 15 साल लगा दिए तूने यही सोचने में। 15 सालों का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सुनना, बिजनेस शुरू करने से जस्ट पिछले 3 सालों के खर्चों का डिडक्शन है बेटा। बिजनेस शुरू करने से जस्ट पिछले 3 साल। तो बिजनेस शुरू हुआ बेटे 1 अप्रैल 20 को, यानी 2021 में। 1 अप्रैल 20 से पिछले 3 साल बता दो बस मेरे को। 19-20 तो इसका डिडक्शन मिल जाएगा। 19-20 से पहले 18-19, खैर 18-19 में तो कोई खर्चा किया नहीं, ठीक है। और 17-18 इसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा बेटा। 5-6 में जो खर्चा किया, 8-9 में जो खर्चा किया, 12-13 में जो खर्चा किया, नो डिडक्शन। तो बिजनेस शुरू करने से पिछले 3 साल का, बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 20 को, पिछले 3 साल 19-20, 18-19, 17-18, तो इन 3 सालों के खर्चों का डिडक्शन हम आपको दे देंगे। तो आपको डिडक्शन 15 लाख का बेटे नहीं मिलेगा, आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 मिलेगी। सॉरी, अंडर सेक्शन 35 मिलेगी। कितने साल के खर्चों की बेटा? प्रीवियस 3 इयर्स की। तो प्रीवियस 3 इयर्स कौन कौन से हो गए? 17-18, 3.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। 18-19 में है नहीं, और 19-20 का 5 लाख का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो डिडक्शन आपको टोटल जो मिलेगा वो है 8.5 लाख। और कौन से ईयर में मिलेगा ये 8.5 लाख? इन द ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस्ड, इन द ईयर ऑफ commencement of business। in the year of commencement of business। तो उस साल में आपको ये डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर हुआ सबको? मेरे ख्याल से लॉजिक क्लियर हुआ है बेटा। कॉपी कर लो। ठीक है, चलो मैं यहां पर लिख देता हूं बेटे। ये बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की बात कर रहा था मैं, यहां पर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की। प्रीवियस डिडक्शन अवेलेबल फॉर 3 years preceding the date of commencement of business। बेटा ये सिर्फ बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए लिखवाया है, आफ्टर कमेंसमेंट के लिए नहीं। लो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से समझ आया है। चलो कॉपी करो। हमारा इन हाउस रिसर्च पूरा हो गया। एक छोटी सी बात बतानी है बेटा,
ठीक है, चलें। देखो बेटा, इसमें ना एक नोट है, याद रखना, एक्सपेंडिचर incurred by a company engaged in the business of biotechnology or any business of production or manufacture of any article or thing not being article specified in 11th schedule other than cost of land and building on approved in-house research and development facility 100% डिडक्शन। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखो बेटा, उन्होंने कहा है कोई कंपनी है, कोई कंपनी है, कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है, ठीक है, जिसका बिजनेस है किस चीज का, बायो टेक्नोलॉजी का। तो कोई कंपनी है जिसका बिजनेस है बायोटेक्नोलॉजी का, या फिर उसका बिजनेस है मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन का, मतलब उसकी है कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, उसकी है कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अच्छा, ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, मतलब कुछ भी बनाने की फैक्ट्री है उसकी, कुछ भी। लेकिन उसने कहा नॉट बीइंग आर्टिकल स्पेसिफाइड इन 11th शेड्यूल, मतलब ऐसा कोई आर्टिकल बनाने की उसकी फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए जो 11th शेड्यूल में स्पेसिफाइड है। मतलब 11th शेड्यूल में जो भी आर्टिकल्स स्पेसिफाइड हैं वो बनाने की उसकी फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए। जैसे टोबैको, तो टोबैको मैन्युफैक्चर करने की उसकी फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा इस कंपनी ने करी है कोई इन हाउस रिसर्च, इस कंपनी ने करी है कोई इन हाउस रिसर्च, तो इसने जो भी खर्चा किया है बेटा उसका 100% डिडक्शन उसको मिलेगा, 100% डिडक्शन बेटा मिलेगा, ठीक है। अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग भी है बेटा, यहां पर ऊपर बिल्डिंग नहीं थी, तो यहां पर अदर देन, यानी यहां पर लैंड और बिल्डिंग दोनों पे डिडक्शन नहीं है, ऊपर सिर्फ लैंड था, ठीक है। तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। सर आपने ये बात अलग से क्यों बताई है? ऊपर हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी, 100% डिडक्शन मिलता है इन हाउस रिसर्च का। तो बेटा इसलिए मैंने बताई आपको क्योंकि यहां पर एक अमेंडमेंट है, यहां पर जो ये 100% है ना बेटा, ये पहले 150% डिडक्शन था, 150%। 150% का मतलब क्या हुआ, खर्चा करो 1 रुपए का और डिडक्शन गवर्नमेंट आपको दे रही थी 1.5 रुपए की, मतलब खर्चा 1 लाख का करा और डिडक्शन 1.5 लाख की। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा इसका कोई तुक नहीं है कि खर्चा 1 रुपए का करो और डिडक्शन पाओ 1.5 रुपए की, इसका कोई तुक नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा 1 रुपए का खर्चा करोगे तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, 1 रुपए का। इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको अलग से करवाया है, क्योंकि यहां पर पहले 150% का डिडक्शन था, अब 100% होगा। कॉपी करो, लिखना चाहो ये बना लो, चार्ट बना लो। तो कोई कंपनी है जो बायोटेक्नोलॉजी के बिजनेस में है या जिसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है अदर देन आर्टिकल स्पेसिफाइड इन 11th शेड्यूल, उसने कोई इन हाउस रिसर्च करी तो 100% डिडक्शन मिलेगा, अदर देन लैंड और बिल्डिंग की कॉस्ट का उसका नहीं मिलेगा, बाकी 100%। ठीक है, बताओ बेटा ये कौन सी रिसर्च हमारी कंप्लीट हो गई,
इन हाउस रिसर्च। ठीक है, कर लिया, कॉपी कर लिया। ये लिखना चाहोगे बेटा तो लिख लेना। पहले ये कितना था, 150%। चलो बेटा, ये तो हो गई इन हाउस रिसर्च। अब याद करो, मैंने दूसरा केस आपको क्या बताया था, या तो मैं रिसर्च खुद करूं अपने बिजनेस के रिस्पेक्ट में, या फिर मैं किसी आउटसाइड एजेंसी को देके, पैसा देके रिसर्च करवाऊं। बेटा यहां पर ना कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने पैसा किस पर्पस के लिए दिया है, खुद के बिजनेस की रिसर्च के लिए दिया है या खुद के बिजनेस की रिसर्च के लिए नहीं दिया है, फर्क नहीं पड़ता बेटा। वेदर और नॉट related to business of assessee, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो पैसा किस पर्पस के लिए दिया गया है, खुद के बिजनेस के लिए या बाहर किसी पर्पस के लिए, किसी और पर्पस के लिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब बेटा यहां पर ना थोड़ा ध्यान से देखना, वैसे है सिंपल ये, अब तो और सिंपल हो गया। पेमेंट टू आउटसाइड एजेंसी, बेटा इसमें पहले क्या था, डिडक्शन के दो रेट्स थे। एक तो डिडक्शन मिलती थी एट द रेट ऑफ 100% और एक डिडक्शन मिलती थी पहले एट द रेट ऑफ 150%। तो ये जो 100% था ना बेटा, ये वाला 100%, ये पहले 150% था, ये पहले भी 100 था, ये अब भी 100 है। तो इसमें नो अमेंडमेंट, इसमें कोई चेंज नहीं है बेटा। ये पहले भी 100 था, ये अब भी 100 है। ये पहले 150 था, अब क्या हो गया है 100, तभी मैंने इसे बाइफरकेट करके आपको लिखवाया है। ठीक है, तो अब तो बेटा बहुत इजी हो गया ना बेटा। पहले कई कई जगह पे गवर्नमेंट डिडक्शन 150% का देती थी बेटा। 150% के डिडक्शन का लॉजिक ही कुछ नहीं है। खर्चा 1 रुपए का, आप सोचो मेरी बात, खर्चा 1 रुपए का और डिडक्शन गवर्नमेंट देगी 1.5 रुपए की, मतलब ही नहीं उठता, बिल्कुल गलत था। तो गवर्नमेंट ने अब एक यूनिफॉर्म सिस्टम कर दिया है बेटा। पहले क्या था, पहले कहीं पर 100 था, कहीं पर 150 था, अब गवर्नमेंट ने सब केसेस में बेटा 100% कर दिया है। मतलब 1 रुपए का खर्चा तो 1 रुपए का डिडक्शन, 1 रुपए का खर्चा 1.5 रुपए का डिडक्शन, अब वो सिस्टम नहीं है। 1 रुपए का खर्चा 1 रुपए का डिडक्शन। तो जिस भी आउटसाइड एजेंसी को पेमेंट करोगे, जिस भी आउटसाइड एजेंसी को पेमेंट करोगे 100% है। अब देखो कौन कौन सी आउटसाइड एजेंसी कवर्ड है बेटा, सिंपल है। आपने पेमेंट करी किसी रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज फॉर सोशल या स्टैटिस्टिकल रिसर्च। मतलब एक बात सुनो, आपने किसी रिसर्च एसोसिएशन को, किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज को पैसा दिया, किस लिए, फॉर सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च। बेटा सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च में जैसे रिसर्च आती है पॉपुलेशन की, पॉवर्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, इसे हम कहते हैं सोशल या स्टैटिस्टिकल रिसर्च बेटा। तो अगर मैंने किसी रिसर्च एसोसिएशन को, यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को पैसा देके सोशल या स्टैटिस्टिकल रिसर्च करवाई तो मुझको 100% का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अब ये देखना, अब ये वाला देखना, पेमेंट टू रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अगर आपने पेमेंट किसी रिसर्च एसोसिएशन को करी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज को करी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो भी 100% है। पहले 150% होता था, अब 100% ही है। तो एक बात सुनो,
आप रिसर्च एसोसिएशन को, यूनिवर्सिटी कॉलेज को पैसा देके सोशल रिसर्च करवाओ, स्टैटिस्टिकल रिसर्च करवाओ, साइंटिफिक रिसर्च कराओ, कितना डिडक्शन? 100%। पॉइंट क्लियर सबको? अच्छा, अगर आपने किसी इंडियन कंपनी को पैसा दिया, इंडियन कंपनी को पैसा दिया फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो भी बेटा आपको 100% का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है। अच्छा, आपने पेमेंट करी नेशनल लेबोरेटरी को, यूनिवर्सिटी आईआईटी को, एंगेज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च फॉर एन अप्रूव्ड प्रोग्राम, तो भी बेटा आपको डिडक्शन मिलेगा 100% का। ठीक है, याद है 4 केसेस हैं बेटा, सुनो। आपने पेमेंट करी किसी रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी कॉलेज को फॉर सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च, 100%। आपने पेमेंट करी किसी रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी कॉलेज को फॉर साइंटिफिक रिसर्च, 100%। आपने पेमेंट करी किसी इंडियन कंपनी को फॉर साइंटिफिक रिसर्च, 100%। आपने पेमेंट करी नेशनल लेबोरेटरी को, यूनिवर्सिटी को, आईआईटी को, एंगेज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च फॉर एन अप्रूव्ड प्रोग्राम, तो भी कितना? 100%। बेटा इन 2 केसेस में पहले 150% होता था, अब ये खत्म हो गया है। अब सब पे यूनिफॉर्म रेट चलेगा डिडक्शन का, 100%। मेरे ख्याल से बेटा जितना हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया क्लियर हुआ। तो हमने 2 केसेस देखे हैं, इन हाउस रिसर्च के एंड पेमेंट टू आउटसाइड एजेंसी के। तो इसमें तो समझने वाला खास कुछ नहीं था, याद करने वाला ही है बेटा। अच्छा, अभी सेक्शन 35 खत्म नहीं हुआ है, एक टॉपिक और है, वो मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। पक्का बताओ जितना हमने डिस्कस किया क्लियर हुआ सबको? पक्का? चलो, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।